नमस्कार। आज हम लोग अतीत से वर्तमान कक्षा 6 बिहार बोर्ड का दूसरा अध्याय क्या, कब और कैसे पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की गई है। सोनी का सवाल है। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्ष पहले क्या हुआ यह कोई कैसे जान सकता है। पिंकी जो सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देती है और यह पाठ उसी के आधार पर यहाँ पर समझाया गया है। हजारों साल पहले क्या हुआ था, यह कैसे हमको पता चलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कोई भी बात को पता लगाने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। तो कल क्या हुआ यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले या क्या हुआ था, इसके लिए अपने माता पिता से भी, हम नाना नानी से भी इन बातों को पूछते हैं और जानकारी हासिल करते हैं कि किस प्रकार से हमारे आदि मानव रहते थे और किस प्रकार से यहाँ पर जीवन संभव हुआ। लेकिन हजार वर्ष पहले क्या हुआ, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। और इतिहास जो होता है वह स्रोतों के आधार पर रचा जाता है। तो यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, यह सब प्रश्न आपके मन में उठेगा ही कि आखिर वो क्या खाते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारी हम इतिहास से ही लेते हैं। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करते हैं। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन व विश्लेषण इतिहास का एक विषय केंद्र है। एक के बाद का इस कालखंड में क्या हुआ, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके हम इसका अध्ययन करते हैं। इस काल में आसानी के लिए इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन, मध्य व आधुनिक। इन 3 कालखंडों में ही इतिहास का विभाजन किया गया है और इसी के अनुसार से हम इस किताब के माध्यम से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते हैं। तो प्रत्येक ऐतिहासिक युग की एक विशेषता होती है। जैसा कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते थे। भारत में प्राचीन काल मानव जाति की आरंभिक क्रियाकलापों में 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब 8वीं शताब्दी से पूर्व में, जो कि 700 से 750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। यह क्या किया गया है, तो निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त चरण को हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। इससे पहले वाले काल को हम क्या करते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जब इसके बारे में हमें कोई लिखित प्रमाण प्राप्त ही नहीं हुआ है तो हम इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। न हमें कोई ऐसा स्रोत मिला है और न ही कोई ऐसा वस्तु मिली है। तो इस काल में मनुष्य ने आग की व पहिए का उपयोग सीखा, खेती व पशुपालन सीखा और इसी समय गांव व कस्बों तथा शहरों का भी विकास हुआ। 6वीं शताब्दी में सुसंगठित राज्यों का निर्माण प्रारंभ हुआ। यह क्या है, विकास का एक क्रम है और किस प्रकार से हमारे आदि मानव बढ़ते जा रहे हैं। कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6वीं शताब्दी ईसा तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः
छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य, जो कि 750 ईस्वी तक के राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार और नगरों का फिर से विकास हुआ और 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। कैसे कि विकास का क्रम धीरे धीरे कभी आगे कभी पीछे ऐसा होता है। उसी समय इस्लाम के माध्यम से एक नई विचारधारा भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्य का गठन संभव हुआ। उसी समय मुस्लिम शासक लोग क्या किए, भारत में अपना आगमन किए, आ गए और सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ, सामाजिक सामंजस्य की स्थापित किया गया और उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति क्या थी, अलग थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसका समायोजन किया, माने मिल गए उसमें। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ और यह मध्यकाल का अंत भी माना जाता है। आधुनिक काल का आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था व आगम की विशेष प्रगति हुई। दुर्भावनावश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई और अंग्रेज यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे और यहाँ से बहुत सालों तक उन्होंने भारत को गुलाम बनाया। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। आखिर उपनिवेशवाद क्या है, यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमज़ोर देश पर अधिकार कर अपना आर्थिक शोषण करता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में एक औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए हमारी देश आज़ाद हुई। 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान भी बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिल गया। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है और इसी के साथ हमारा विकास किस प्रकार से होता है देखते हैं। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, तो मानव जाति के इतिहास को जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलता है। इसमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तक है। जो पुरानी पुस्तकें हैं, जो उस समय जो ताड़पत्रों पर लिखी गई या अभिलेखों पर लिखी गई पुस्तकें हैं, उनको हम ढूंढते हैं। राजाओं, आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार, मान्यताएं, औषधि विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे हम पांडुलिपि कहते हैं। जो हाथ से लिखा जाता है वह ताम्रपत्र पर लिखा गया, उसे हम क्या बोलते हैं, तो पांडुलिपि कहते हैं। ये लिपियाँ प्रायः तार के पत्र तथा भोजपत्र, जो आप पुराने ज़माने में भोज के पत्र होते थे, उस पर लिखा जाता था। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है। कुछ पुस्तकालयों व संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पटना की ही खुद्दीराम बोस लाइब्रेरी और पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसे अनेक पांडुलिपि सुरक्षित और संग्रहित है। अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपि देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि इसमें से कई संस्कृत भाषा में लिखी गई है।
उस समय जो रचनाएं होती थी, जो किताब लिखी जाती थी, संस्कृत और प्राकृत भाषा में होती थी, तमिल व कन्नड़ आदि भाषाओं में भी लिखी गई है। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं काले रंग का, वह खोद खोद कर लिखा जाता है। जैसे आप देखिएगा सिलौटी को कूटा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कूट कूट कर लिखा जाता था। अभिलेख पत्थर या धातु की सतहों पर नुकीले औजार या उत्कीर्ण किया जाता था। आज भी देखिएगा कोई भी सड़क या कोई भी पुल होता है, उसमें काला पत्थर पर लिखा जाता है किसके द्वारा निर्मित और कब किया गया। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्ध वर्णित हैं। इन्हें कैसे जगह पर लगाया जाता है, था जहां अधिक से अधिक लोग आते थे ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसे लिखित आदेशों का पालन कर सके। आप अपने यहाँ जो पुराने मंदिर हैं उसमें भी आप देखिएगा इस अभिलेखों का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर लिखा जाता है कि किसके द्वारा कितना चंदा दिया गया। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई कई इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर के ईंट बनी इमारतें, अवशेष, औजार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्र, सिक्के आदि भी हैं। ये वस्तु पुरातात्विक स्रोतों के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण अनेक अवशेषों को जमीन की खुदाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं पुराने ज़माने में लोग ज़मीन में खोद कर बहुत सारे जो गगरा होते थे या पैसा या आभूषण रखते थे। पुरातत्वविद वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं और इन्हें जासूस के रूप में देखा जाता है। यह जानवर, पक्षी, मछली के हड्डी को भी इन्होंने रिसर्च में शामिल किया है। अतीत में किस प्रकार से जीव पाए जाते थे, अनाज व कपड़े के भी अवशेष प्राप्त किए हैं, जिसके प्राप्त करते हैं कि अतीत के लोग क्या खाते थे, कौन कौन अनाज खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। इस तरह पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्कों और पुरातत्व से संबंधित अनेक स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद, इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं के माध्यम से, इन स्रोतों के माध्यम से वह अतीत की व्याख्या कर एक कहानी के रूप में यहाँ पर इस पाठ में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में कोशिश करते हैं खुदाई में मिली वस्तुओं का भी वह विश्लेषण करते हैं, वह पता करते हैं कि यह कितना पुराना है। तो समय निर्धारण के लिए कई विधि अपनाई गई है, लेकिन जो समान प्रचलित विधि है वह है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14। रेडियो कार्बन विधि आखिर है क्या, ये किस प्रकार से काम करती है और हमें उस वस्तु की वास्तु स्थिति और वह कितना साल पुराना है इसके बारे में वह किस प्रकार से ज्ञान बताती है। तिथि निर्धारक की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कि कार्बन 14 कहलाता है। हर वस्तु में कार्बन 14 पाया जाता है और वह रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिससे वह निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधे जिंदा होते हैं तो वह जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। आप देखते होइएगा माल जाल जब मरता है तो उसकी हड्डी धीरे धीरे टूट कर क्या हो जाती है, मिट्टी बन जाती है। जब कोई मर जाता है तो वायुमंडल में कोई कार्बन 14 नहीं लेता है, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा से यह पता लगाते हैं कि यह जीव की आयु कितनी है, कितनी साल पुरानी है और इसका संरचना किस प्रकार से होगा। यह कार्बन 14 की मदद से होता है।
अब हम तिथि का मतलब समझेंगे। आखिर तिथियां क्या है? तो प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे देश में एक मान के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसा धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथियों से की जाती है। हमारे यहाँ आज भी पंचांग में विक्रम संवत और बहुत सारे हिंदू राष्ट्रों में भी इन चीज़ों की व्याख्या की गई है और हमारे शास्त्रों में इसे भी दिखाया गया है। लेकिन अब जो है ईसा मसीह के जन्म से ही ईस्वी को हम जानते हैं। इसमें ईसा मसीह के जीवन के 0 वर्ष माना है। उनके जन्म के पूर्व सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पूर्व लिखा गया है। इसी प्रकार ई की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि कहीं 2009 ई लिखा जाए तो एनी डोमनी लिखा देखते हैं, तो इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2009वें वर्ष में। इसी प्रकार यदि आप वहीं 2500 वर्ष पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय निर्धारित करने के लिए इस ग्राफ को आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से समझाया गया है। अब हम समझेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वोत्तम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के मुख्य 4 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर आप एक फोटो के माध्यम से भारत के चित्रों को देख रहे हैं। तो पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। जो उत्तर का भाग है वह पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैला हुआ है। इसमें कश्मीर, कंगरा, कुमारी तथा सिक्किम के प्रदेश भी शामिल हैं। दूसरा है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा है दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य या सतपुरा की पहाड़ी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है, मतलब अलग करती है। चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है और माना भी जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय महाद्वीप को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करती है। यहाँ पर आप ग्राफ में देखिए किस प्रकार से दिखाया गया है। लेकिन इन पर्वतों के अनेक दर्रे रास्ते हैं, जैसे खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान, ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरी हिस्से होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसे स्थान, जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व लोगों के सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का प्रारंभ किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले गेहूं और जौ फसल कहाँ उगे थे, तो आपको बोलना है मेहरगढ़। भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया। तो सबसे पहले भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस ये सब क्या किया, उन्होंने पालतू बनाया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंधुवश उनकी सहायक नदियाँ बहती हैं। सहायक नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 मतलब कि 2500 ईसा साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तरी पूर्वी में गारो, खासी, जैंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ी हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजन देखा है।
आपको भारत के उप सीमाओं के बीच जो विभाजन की एक रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप की विंध्य पर्वत विभाजन रेखा। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया तथा महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व और ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा व उसकी सहायक नदी बहती है। विंध्य महा पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोहल, डिहवा और चौपान मांडू ऐसे स्थिल भंडार हैं जहाँ चावल उपजाया गया। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना गया। आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत में बहने वाली नदी के दक्षिण का क्षेत्र क्या कहा जाता है, तो मगध कहा जाता है। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली और उन्होंने यहाँ के विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु कभी कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्र में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे। उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं था, वह समुद्र से यात्रा करते थे और वह यात्रा काफ़ी कठिन होता था, लेकिन लोग अपने जी मरने की नहीं छोड़कर वह व्यापार के लिए, एक दूसरे की संस्कृति जानने के लिए इधर उधर व्यापार ही नहीं यात्रा भी करते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते थे और यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग की खैबर, बोलन और गोमल के रास्ते भारत आते थे। इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपरा समृद्ध हुई और विविधताओं में एकता का यह जो मूल मंत्र है यही देने का काम इतिहास ने किया है। अब हम लोग देश के नाम पर चलेंगे। आखिर इस देश का नाम किस प्रकार पड़ा। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम लोग कहते हैं हम भारतीय, हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम के लोगों के आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने ही सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा है। इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। फारसी में यही शब्द हिंद या हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था और आज भी हम हिंदुस्तानी, भारतीय या इंडियन कहते हैं। इस तरह एक दूसरे की मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत नामक मानव समूह के नाम पर भी पड़ा है, जो कि वह रामायण के पात्रों की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रहते थे। इसका उल्लेख लगभग ऋग्वेद में 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों व साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे अध्याय में पढ़ेंगे। किस प्रकार से प्राचीन काल में भारत ने मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था तथा इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ।